कहाँ है वो, वेयर आर दे। नहीं, ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा। ये प्रश्न एनरिको फर्मी नाम के वैज्ञानिक ने 1950 में अपने साथियों से पूछा था। तो उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा तो हम भी पूछते रहते हैं। ये प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। इसके बारे में दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री अपनी राय दे चुके हैं। तो इस वाक्य में इतना खास क्या है और ये एलियन से कैसे संबंधित है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये प्रश्न पूछने वाले एनरिको फर्मी कोई आम आदमी नहीं थे। ये बहुत ही बड़े जाने माने वैज्ञानिक थे। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था और उन्होंने दुनिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर शिकागो पाइल 1 तैयार किया था। परमाणु विज्ञान के वो स्थापक माने जाते हैं। उनको आर्किटेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर एज कहा जाता है। वो 1950 में अमेरिका की लॉस आलामोस नेशनल लेबोरेटरी में काम करते थे और अक्सर लंच के समय वो उनके साथियों के साथ इसी बात पे चर्चा करते रहते थे। विषय होता था एलियन है भी या नहीं है, इसके बारे में अक्सर वो लोग बातें करते रहते थे। लेकिन कई दिनों की चर्चाओं के बाद भी कुछ हल नहीं निकला। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, तो फिर कहाँ है वो, मतलब कि अगर एलियन है तो कहाँ है, हमारा संपर्क क्यों नहीं करते हैं। फिर ये वाक्य इतना मशहूर हो गया कि दुनिया भर के वैज्ञानिक उस पर बात करने लगे, चर्चा करने लगे और ज़्यादा रिसर्च करने लगे। उनका कहना था कि अगर एलियन है तो हमारा संपर्क क्यों नहीं करते, या तो फिर हम उसका संपर्क क्यों नहीं कर पाते हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। तो ये एक प्रकार का विरोधाभास होता था और इसी को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। जब परस्पर विरोधी दो बातें एक साथ होती है तो उसे पैराडॉक्स कहा जाता है। एलियन का अस्तित्व है ऐसा कोई सटीक रूप से कोई सिद्ध नहीं कर पाया है, और एलियन नहीं है ऐसा भी कोई सटीक रूप से सिद्ध नहीं कर पाया है। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का पैराडॉक्स है। और उसके बाद इस पैराडॉक्स को हल करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क रखे, जिसमें से कार्दाशेव एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने कार्दाशेव स्केल का ख्याल प्रस्तावित किया, उसके बारे में आगे देखेंगे। और दूसरे थे ड्रैक नामक एक वैज्ञानिक, उन्होंने ड्रैक इक्वेशन दिया, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि कार्दाशेव स्केल क्या है। तो कार्दाशेव स्केल के अनुसार 3 प्रकार के सिविलाइजेशन या 3 प्रकार के जीव सृष्टि हो सकती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो इसमें टाइप 1 प्रकार के जीव जो होते हैं वो अपने ही ग्रह की सभी जो रिसोर्सेज होते हैं उसका उपयोग संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। पृथ्वी पर जमीन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें दबी पड़ी होगी जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। समुद्र के तले में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनके बारे में अब तक हम नहीं जानते हैं। इसी प्रकार जंगलों में भी कई इस प्रकार की वनस्पतियां होंगी जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है, लेकिन उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार हम पृथ्वीवासी हमारे ग्रह पर उपलब्ध सभी चीजों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम भी टाइप 1 सिविलाइजेशन में नहीं आते हैं। हम भी अभी तक 0.73 स्केल पर ही हैं। जब हम पूर्ण रूप से सभी संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे तब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। फिर होता है टाइप 2 सिविलाइजेशन। तो टाइप 2 सिविलाइजेशन उसे कहते हैं कि वो अपने ग्रह के साथ साथ अपनी ग्रहमाला के सभी ग्रहों पर उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग भी कर पाते हैं। जैसे कि मंगल ग्रह पर कुछ है तो वहां से हम आसानी से यहाँ ले आ सकते हैं, गुरु के ग्रह पर कुछ है तो हम वो भी ले आ सकते हैं। मतलब कि हमारी पूरी ग्रहमाला के सभी ग्रहों पर हम आसानी से जा सकते हैं, वहां से चीजें ला सकते हैं और उसका पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। तो अगर टाइप 1 सिविलाइजेशन कहीं अंतरिक्ष में है तो वो तो अपने ग्रह का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरे ग्रह के अन्य जीवों से कैसे संपर्क करेंगे, तो वो तो नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अंतरिक्ष में कहीं भी टाइप 2 सिविलाइजेशन अगर होगा भी तो वो भी अपनी ग्रहमाला तक ही सीमित होंगे, अपनी ग्रहमाला से बाहर वो नहीं जा पाते होंगे। तो ये लोग भी अन्य सिविलाइजेशन, अन्य एलियंस के साथ संपर्क नहीं कर पाएंगे। जबकि टाइप 3 सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है वो लोग अपनी पूर्ण गैलेक्सी में सभी जगह आ जा सकते हैं और उनका सभी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। पूरी गैलेक्सी में उनका प्रभुत्व होगा, पूरी गैलेक्सी में कहीं भी कुछ भी जो उनके लायक उपयोगी होगा वो उसका उपयोग कर पाते होंगे। तो इस प्रकार की टाइप 3 सिविलाइजेशन अगर कहीं है तो वो लोग जरूर से हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है वो तो वैसे तो बहुत ही विशाल है, जिसे अनंत कहा जा सकता है, इतना विशाल है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक जहाँ तक जानते हैं उस यूनिवर्स को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। तो ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका विस्तार भी 93 अरब प्रकाश वर्ष का है। अगर हम प्रकाश की गति से चलने वाला कोई अवकाशयान बना भी ले तब भी हमें 93 अरब वर्ष लगेंगे, जो संभव नहीं है। तो क्या करें, तो रहने दे, अभी वहाँ कोई एलियन है तो भी हमें नहीं खोजने हैं। थोड़ा छोटा विस्तार देखते हैं, हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा, द मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी में कोई एलियन है कि नहीं ये देखते हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका विस्तार 52,000 से लेके 1 लाख प्रकाश वर्ष का अब तक माना जाता था, लेकिन एकदम लेटेस्ट रिसर्च कहता है कि वो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। वो तकरीबन 20 लाख प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और उसमें तकरीबन 400 अरब तारे हैं।
तारे मतलब सूर्य, हमारा सूर्य जो है वो भी एक तारा है। जैसे हमारे सूर्य के भी ग्रहमाला है तो इसी प्रकार वो सब सूर्यों की भी अपनी अपनी ग्रहमाला होगी और उसमें औसतन 4 से 5 ग्रह उनकी ग्रहमाला में हो सकते हैं। तो इस प्रकार 20,000 करोड़ जितने ग्रह होंगे और उसमें से हम मान लें कि 1,000 करोड़ ग्रह हैबिटेबल होंगे। हैबिटेबल ग्रह उसे कहते हैं कि जहाँ पर लाइफ को उत्पन्न होने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं है। जैसे कि हमारी ग्रहमाला में केवल पृथ्वी पर इस प्रकार की अनुकूलताएं है, बाकी की ग्रह पर ऐसी अनुकूलताएं नहीं है। सबके सब हैबिटेबल प्लेनेट में जीवन होगा ये संभव नहीं है, लेकिन मान लें कि उसके भी 1% में अगर जीवन होगा तो भी कम से कम 10 करोड़ ग्रहों में जीव होने की संभावना है। और उसमें सब में एलियन होंगे ये भी जरूरी नहीं है। ज़्यादातर ग्रहों में सूक्ष्म बैक्टीरिया या इसी प्रकार के जीव होने की संभावना है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा डायनासोर वगैरह हो सकते हैं, लेकिन मानव जैसे बुद्धिशाली या उससे भी ज़्यादा बुद्धिशाली जीवों की होने की संभावना बहुत ही कम है। फिर भी 1 लाख ग्रह ऐसे होंगे जिसमें बुद्धिशाली जीव रहते होंगे, लेकिन उनमें से भी ज़्यादातर मान लो कि 90,000 ग्रह तो ऐसे होंगे जहाँ पर बुद्धिशाली जीव होंगे, लेकिन वो टाइप 1 सिविलाइजेशन होंगे जो कि अपने ग्रह के बाहर नहीं जा सकते होंगे। हमारे जितने ही बुद्धिशाली होंगे फिर भी वो अपने ग्रह के बाहर नहीं जा सकते होंगे, तो वो हमारा संपर्क कैसे करेंगे। तो अब रह गए 10,000, तो 10,000 में से भी 9,000 ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइप 2 सिविलाइजेशन होंगे। तो फिर भी 1,000 ग्रह तो ऐसे होंगे जिस पर टाइप 3 सिविलाइजेशन होगा, ऐसा ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है। ज़्यादातर वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि एलियन होंगे तो जरूर, कहीं ना कहीं एलियन जरूर होंगे। अब ये प्रश्न आता है कि तो वो लोग हमारा संपर्क क्यों नहीं करते हैं, या तो फिर हम उसका संपर्क क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसके समर्थन में भी बहुत सारे तर्क वैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि हमारा जो यूनिवर्स बना उसको 13.8 अरब साल हो गए हैं और हमारी पृथ्वी बनी उसको 4.5 अरब साल हुए हैं। तो बीच में 8 से 9 अरब साल जो हुए उसके बीच में ऐसा नहीं कि सीधे पृथ्वी पर ही जीवन उत्पन्न हुआ। ये बीच में जो 8 से 9 अरब साल हो गए उस दौरान कहीं ना कहीं ऐसी ही जीव सृष्टि उत्पन्न हुई होगी। हो सकता है हमारे से भी एडवांस जीव सृष्टि उत्पन्न हो गई होगी। हमारी पृथ्वी जब बनी तब वहाँ तक आते आते उस जीव सृष्टि का विनाश हो गया हो, ये भी संभव है। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये मुद्दा है कि वो बहुत ही एडवांस हो भी गए होंगे और पृथ्वी की मुलाकात उन्होंने की भी होगी, लेकिन उस वक्त हो सकता है कि तब उन्होंने पृथ्वी पर केवल डायनासोर देखे हों और उनको इसमें कोई दिलचस्पी ना लगी हो, इसलिए उन्होंने आना बंद कर दिया हो। दूसरा तर्क ये भी है कि अगर अभी भी आते हैं, इस वक्त में भी वो आए होंगे, लेकिन फिर भी हम उन्हें इतने एडवांस नहीं लगे होंगे। वो हमसे एकदम ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले होंगे और उनको हम में कोई दिलचस्पी नहीं रही होगी, तो इसलिए भी उन्होंने हमारा संपर्क ना किया हो और वापस चले गए हो, ये भी संभव है। इसको जू हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसे कि हमें जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, लेकिन उनमें हम ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। उसी प्रकार अगर वो ज़्यादा एडवांस रहे होंगे तो उनको हमारे में कोई दिलचस्पी नहीं रही होगी। तीसरा पॉइंट ये भी है कि वो लोग सिग्नल भेज रहे हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार की कोई डिवाइस हमारे पास नहीं है जिससे कि हम उनकी सिग्नल पढ़ सकें। जैसे कि मोबाइल के सिग्नल है यहाँ पे हवा में होती है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए मोबाइल डिवाइस चाहिए। नॉर्मल रेडियो में हम मोबाइल के सिग्नल नहीं पकड़ सकते हैं, कि टीवी में भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार के तरंग होते हैं उसी प्रकार की डिवाइस चाहिए होती है। तो जो एलियंस जो सिग्नल भेजते हैं उसको पकड़ने की कोई डिवाइस हमारे पास ना हो, इसकी वजह से हम उसके सिग्नल नहीं पकड़ पा रहे हो, ये भी हो सकता है। उसके सिवा एक और भी पॉइंट वैज्ञानिकों ने बताया है कि हो सकता है कि वो हमसे डरते हो। हमसे मतलब अन्य कोई भी ग्रह के जीवों से वो डरते हो सकता है उनको लगता है कि अगर हम कहाँ पे हैं वो पता चल जाएगा तो कोई हमला कर देगा, तो इस डर से वो लोग हमारा संपर्क ना करते हो, ये भी संभव है। तो अब आते हैं हम ड्रैक इक्वेशन पर, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। इस ड्रैक इक्वेशन को सभी वैज्ञानिकों ने मान्यता दी है और उसको सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। तो ड्रैक इक्वेशन इस प्रकार है, n इज इक्वल टू आर स्टार एफ पी एन ई एफ एल एफ आई एफ सी एल। तो यहाँ पर n जो है वो संख्या है कि जितनी संख्या में हमारी मिल्की वे में अन्य जीव सृष्टि होने की संभावना है। मतलब कि n अगर हमें 10 मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे मिल्की वे में अन्य 10 ऐसी जीव सृष्टियाँ होंगी। यहाँ पर ऐसी जीव सृष्टियों की बात हो रही है जो कि बुद्धिमान है, हमारे जैसे बुद्धिमान है या हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जिसे हम इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कह सकते हैं। तो एन तो हमने देख लिया कि क्या है, बाकी का देखते हैं। तो पहला जो है आर स्टार, तो आर स्टार जो है वो दिखाता है कि हमारे मिल्की वे में ऐसे कितने स्टार हैं, इस ऐसे कितने तारे हैं जो कि सूर्य के समान है, या फिर ऐसे कितने नए तारे बन सकते हैं जो सूर्य के समान है। और एफ पी जो है वो संख्या है कि जो दिखाता है कि वो जो आर स्टार में जितने तारे हैं उसमें से ऐसे कितने तारे हैं जिनको प्लेनेटरी सिस्टम है, मतलब कि उनकी अपनी ग्रहमाला है।
और NE जो है वो उस सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, कितने ग्रह है, उसकी संख्या दिखाता है। तो उसी प्रकार इन सब तारों में जो भी ग्रहमालाएं होगी उसमें कितने कितने ग्रह होंगे उसकी संख्या को NE कहा जाता है। अब आगे देखते हैं FL क्या है। तो FL वो संख्या है कि इन ग्रहमाला में जितने भी ग्रह हैं उसमें से ऐसे कितने ग्रह हैं कि जिसमें जीव सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, उसको FL कहा जाता है। और FL के आगे जो FI है वो ऐसी संख्या है कि जहाँ जीव सृष्टि उत्पन्न हो सकती है ऐसे ग्रहों में से भी जहाँ इंटेलिजेंट लाइफ उत्पन्न हो सकती है ऐसे कितने ग्रह हैं, उसे FI कहा जाता है। और आगे जो है वो FC है। FC का मतलब है कि जो आगे हमने देखा कि इंटेलिजेंट लाइफ जहाँ पर हो ऐसे ग्रह जो भी हैं उसमें से ऐसे ग्रह कितने हैं जहाँ पे इंटेलिजेंट लाइफ हो और वो कम्युनिकेशन करने के लिए सक्षम हो। केवल इंटेलिजेंट हो लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो तो हमारे काम के नहीं है। और बाद में आता है L, कैपिटल L। तो कैपिटल L इसमें सबसे ज्यादा महत्व का है। L का मतलब है लेंथ। और किसकी लेंथ? तो वो उन्होंने जो सिग्नल भेजे, कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो उन्होंने सिग्नल भेजे होंगे ऐसा हम मान लेते हैं। तो वो सिग्नल भेजने के बाद कितने सालों तक वो जीव सृष्टि अस्तित्व में रही, उसको L कहते हैं। कि L के सिवा जो भी बाकी के वेरिएबल हैं उन सभी के मूल्य ज्यादातर निश्चित है और उसको एक स्टैंडर्ड रूप में वैज्ञानिकों ने स्वीकृत किया है। और उसका जो अंतिम रूप होता है वो L/10 आता है। जैसे कि हमने 1974 में एलियन के लिए ऐसे संदेश अंतरिक्ष में भेजे हैं, तो उस घटना को आज तकरीबन 47 साल हो गए हैं। अब उसको राउंड ऑफ करते हैं और 50 मान लेते हैं तो L का मूल्य 50 हो जाएगा और फिर 50/10 करेंगे तो 5 आएगा, मतलब कि N का मूल्य 5 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त हमारी गैलेक्सी में कम से कम 5 ऐसी एलियन जीव सृष्टि मौजूद है जो कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कभी न कभी हमारा संपर्क करेंगे। तो इस प्रकार एलियन है भी और क्यों संपर्क नहीं करते हैं ये भी इसमें ज्यादातर सिद्ध हो जाता है। तो आपका क्या मानना है, एलियन होंगे या नहीं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं। आपका अभिप्राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।